जो नसीब में है वह आपको जरूर मिलेगा। हालांकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है जिसमें यमराज और एक बालक शामिल हैं, और वह है नचिकेता की कथा। यह कथा कठोपनिषद में वर्णित है और इसका सार भाग्य और ज्ञान की खोज से संबंधित है। हालांकि यह सीधे तौर पर जो नसीब में है के सिद्धांत पर केंद्रित नहीं है। नचिकेता की कथा का सार, अर्षि वाजश्रवा ने एक यज्ञ किया और उसमें अपनी सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। उनका पुत्र नचिकेता एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। उसने देखा कि उसके पिता बूढ़ी और कमजोर गायों को दान कर रहे हैं। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि वह उसे किसे दान करेंगे। क्रोधित होकर ऋषि ने कह दिया कि वह उसे यमराज को दान करेंगे। अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए नचिकेता यमलोक चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो यमराज बाहर गए हुए थे। नचिकेता ने 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर भोजन और जल के बिना प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण बालक को बिना भोजन पानी के 3 दिनों तक प्रतीक्षा करते देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने की अनुमति दी। नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता का क्रोध शांत करने और उनके द्वारा उसे आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। दूसरे वरदान में उसने उस अग्नि विद्या के बारे में ज्ञान मांगा जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण वरदान में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु के रहस्य और आत्मा के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। यमराज ने पहले तो इस प्रश्न को टालने की कोशिश की और उसे सांसारिक सुख और धन दौलत के बदले में कुछ और मांगने को कहा, लेकिन नचिकेता अपने प्रश्न पर दृढ़ रहा। अंततः यमराज नचिकेता की जिज्ञासा और दृढ़ता से प्रभावित हुए और उसे आत्मा के रहस्य और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ज्ञान प्रदान किया। इस कथा में जो नसीब में है का पहलू। हालांकि यह कहानी सीधे तौर पर भाग्य के अटल होने की बात नहीं करती, लेकिन यह दिखाती है कि नचिकेता अपने पिता के वचनों के कारण एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जो सामान्य नहीं थी। उसका यमलोक जाना और यमराज से ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि उसके भाग्य में यह असाधारण ज्ञान प्राप्त करना लिखा था, जिसके लिए उसने दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा दिखाई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भले ही कुछ चीजें हमारे भाग्य में लिखी हों, लेकिन ज्ञान और सत्य की खोज के लिए प्रयास करना और दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है। नचिकेता ने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए भी ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग चुना और सफल हुआ। इसलिए यमराज और बालक की इस प्रसिद्ध कथा, नचिकेता की कथा, में भाग्य का तत्व निहित है, लेकिन यह मुख्य रूप से ज्ञान की शक्ति और सत्य की खोज के महत्व पर जोर देती है। एक राजा और किस्मत का पहिया। किसी राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था और निष्पक्षता से शासन करता था। हालांकि राजा के मन में एक सवाल अक्सर उठता था, क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है? क्या मनुष्य के प्रयास का कोई मोल नहीं? एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। बगीचे के एक कोने में एक बड़ा सा लकड़ी का पहिया रखा हुआ था, जिस पर कई अलग अलग रंग और प्रतीक बने हुए थे। पहिए के पास एक बूढ़ा और शांत दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, यह क्या है और तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह किस्मत का पहिया है। यह दिखाता है कि जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है और हर किसी को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। राजा को यह बात कुछ जमी नहीं। उसने कहा, लेकिन हम अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकते हैं। प्रयास और मेहनत का क्या महत्व है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपके प्रयास और मेहनत भी आपकी किस्मत का ही हिस्सा है। जो कुछ भी आप करते हैं वह पहले से ही तय है। राजा इस बात से सहमत नहीं हुआ, लेकिन वह उस बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विचार करने लगा। उसने सोचा कि अगर सब कुछ किस्मत से ही तय है तो उसे एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की क्या आवश्यकता है। अगले दिन राजा ने एक योजना बनाई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बुलाया और कहा, मैं कल शिकार पर जा रहा हूं। तुम मेरे लिए सबसे अच्छी और तेज घोड़ा तैयार रखना
और मेरे साथ कुछ सैनिक भी भेजना। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन राजा शिकार के लिए निकला। जंगल में राजा अपने साथियों से बिछड़ गया और एक घने इलाके में भटक गया। वह बहुत थक गया था और उसे प्यास भी लग रही थी। अचानक राजा ने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वह उम्मीद से उसकी ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी से एक गरीब लकड़हारा निकला। राजा ने उससे पानी मांगा। लकड़हारे ने राजा को पानी पिलाया और बैठने के लिए कहा। बातचीत के दौरान राजा ने लकड़हारे से पूछा कि वह अपना जीवन कैसे गुजारता है। लकड़हारे ने बताया कि वह हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। वह बहुत मेहनती था और कभी शिकायत नहीं करता था। राजा उस लकड़हारे की मेहनत और संतोष देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो यह मेहनती लकड़हारा जंगल में गरीबी का जीवन क्यों जी रहा होता। जब राजा वापस अपने महल में लौटा तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलवाया जो किस्मत के पहिए के पास बैठा था। राजा ने कहा, तुमने कहा था कि सब कुछ किस्मत से तय होता है, लेकिन मैंने एक गरीब लकड़हारे को देखा जो दिन रात मेहनत करता है। अगर उसकी किस्मत में गरीबी लिखी है तो वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? और अगर मेरी किस्मत में राजा बनना लिखा था तो मैं जंगल में भटक क्यों गया था? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी किस्मत में जंगल में भटकना लिखा था ताकि आप उस मेहनती लकड़हारे से मिल सकें और जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक को समझ सकें। उस लकड़हारे की किस्मत में मेहनत करना लिखा है और उसकी मेहनत ही उसे जीवित रखती है। किस्मत हमें अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग कैसे करना है यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि किस्मत और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। किस्मत हमें कुछ परिस्थितियां दे सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्या प्रयास करते हैं यह हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। उस दिन के बाद राजा ने और भी अधिक उत्साह से अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। उसने समझा कि किस्मत एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन सफलता और संतोष हमारे कर्मों और प्रयासों से ही मिलते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किस्मत पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। किस्मत हमें अवसर दे सकती है, लेकिन उन अवसरों को भुनाना हमारे हाथ में है। कहानी में राजा ने सीधे तौर पर अपना भाग्य नहीं बदला, बल्कि उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा जिसने उसके दृष्टिकोण और कार्यों को बदल दिया। लकड़हारे से मिलने के बाद राजा ने यह समझा, किस्मत अवसर दे सकती है, लेकिन कर्म महत्वपूर्ण है। राजा ने देखा कि लकड़हारा गरीब होने के बावजूद कड़ी मेहनत कर रहा था। इससे उसे एहसास हुआ कि सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होता, प्रयास करना जरूरी है। प्रयास भाग्य को प्रभावित कर सकता है। लकड़हारे की मेहनत उसे जीवित रख रही थी। यह दर्शाता है कि कर्म भाग्य के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है या सकारात्मक अवसरों को भुना सकता है। राजा का कर्तव्य कर्मठ रहना है। राजा ने सोचा कि अगर सब कुछ किस्मत से तय है तो शासन करने का क्या फायदा। लकड़हारे की मेहनत देखकर उसे अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक जागरूक होने की प्रेरणा मिली। इसलिए राजा ने अपना भाग्य सीधे तौर पर बदला नहीं, बल्कि उसने कर्म के महत्व को समझा और अपने दृष्टिकोण और कार्यों में बदलाव लाया। उसने आलस्य छोड़कर और भी अधिक जिम्मेदारी से शासन करना शुरू कर दिया, जिससे अंततः उसकी प्रजा और उसके राज्य का भला हुआ। इस प्रकार उसने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मों का उपयोग किया। एक राजा किस प्रकार अपने माता पिता के जीवन को बेहतर बना सकता है, खासकर यदि वे पहले कठिन परिस्थितियों में रहे हों। एक संभावित परिदृश्य, मान लीजिए कि एक राजकुमार कठिन परिस्थितियों में पला बढ़ा और बाद में अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से राजा बन गया। उसके माता पिता ने उसे पालने पोसने में बहुत संघर्ष किया हो सकता है। राजा बनने के बाद वह कई तरीकों से उनका जीवन बदल सकता है। उन्हें सम्मानजनक पद देना। राजा अपने माता पिता को राज दरबार में उच्च और सम्मानित पद दे सकता है।
इससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आर्थिक सहायता प्रदान करना। यदि उनके माता पिता ने गरीबी देखी है तो राजा उन्हें पर्याप्त धन और संपत्ति प्रदान कर सकता है, जिससे उनका बुढ़ापा आराम से बीते। सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करना। राजा अपने माता पिता के लिए एक शानदार और सुरक्षित निवास स्थान बनवा सकता है और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रख सकता है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन लेना। एक बुद्धिमान राजा हमेशा अपने माता पिता के अनुभव और ज्ञान का सम्मान करेगा और महत्वपूर्ण मामलों में उनसे सलाह लेगा। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि वे अब भी महत्वपूर्ण हैं और उनका महत्व है। उनके साथ समय बिताना। व्यस्त शासन के बावजूद एक अच्छा राजा अपने माता पिता के लिए समय निकालेगा और उनके साथ स्नेह और सम्मान का व्यवहार करेगा। इससे उन्हें भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। उनके सपनों को पूरा करना। यदि उनके माता पिता के कुछ अधूरे सपने रहे हों तो राजा उन्हें पूरा करने में मदद कर सकता है। कहानी का संभावित नैतिक। ऐसी कहानी यह सिखा सकती है कि सफलता प्राप्त करने के बाद हमें अपने उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की, खासकर अपने माता पिता को। यह कृतज्ञता, सम्मान और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को दर्शाती है। निष्कर्ष। भले ही मेरे पास किसी विशिष्ट लोक कथा या ऐतिहासिक घटना का विवरण न हो जिसमें एक राजा ने किस्मत के पहलू से अपने माता पिता का जीवन बदला हो, लेकिन एक राजा के पास निश्चित रूप से शक्ति और संसाधन होते हैं जिससे वह अपने माता पिता के जीवन को भौतिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से बेहतर बना सकता है। यह एक स्वाभाविक और मानवीय अपेक्षा भी है कि एक सफल व्यक्ति अपने प्रियजनों की देखभाल करे। यह कहना सही है कि किस्मत एक अवसर सबको देती है, लेकिन इस कथन को थोड़ा और विस्तार से समझना जरूरी है। किस तरह किस्मत एक अवसर देती है? जीवन की शुरुआत। हर व्यक्ति का जन्म, उसका परिवार, उसका प्रारंभिक वातावरण, ये कुछ हद तक किस्मत या भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं। यह एक शुरुआती मंच प्रदान करता है जिस पर हर कोई अपनी यात्रा शुरू करता है। अप्रत्याशित घटनाएं। जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। अचानक कोई अवसर मिलना, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होना, कोई अप्रत्याशित लाभ होना, ये किस्मत के अवसर माने जा सकते हैं जो किसी भी समय किसी के भी सामने आ सकते हैं। संसाधनों का वितरण। कुछ हद तक प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति या सामाजिक संरचनाएं भी किस्मत का हिस्सा हो सकती हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग अवसर प्रदान करती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अवसर का लाभ उठाना। किस्मत सिर्फ अवसर देती है, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाना व्यक्ति के प्रयास, तैयारी और निर्णय पर निर्भर करता है। एक अवसर किसी के सामने आ सकता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता तो वह अवसर व्यर्थ जा सकता है। कर्म का महत्व। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसे कई दर्शन कर्म के सिद्धांत पर जोर देते हैं। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के अवसरों को प्रभावित करते हैं। इसलिए भले ही किस्मत एक अवसर दे, लेकिन हमारे कर्म यह निर्धारित करते हैं कि हम उस अवसर का उपयोग कैसे करेंगे और उसका क्या परिणाम होगा। समान अवसर नहीं, यह कहना मुश्किल है कि किस्मत समान अवसर सबको देती है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। हालांकि यह कहा जा सकता है कि जीवन में किसी न किसी रूप में अवसर हर किसी के सामने आते हैं। निष्कर्ष। किस्मत निश्चित रूप से एक प्रारंभिक मंच और अप्रत्याशित अवसर प्रदान करती है। यह जीवन की एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना, सही निर्णय लेना और लगातार प्रयास करना व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। इसलिए किस्मत को सिर्फ एक शुरुआती बिंदु या एक संभावना के रूप में देखना चाहिए। सफलता और प्रगति के लिए हमारे कर्म और प्रयास ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक बहुत ही गहरा और सत्य कथन है। खुद बदल जाओ या समय बदल देगा। इसके कई अर्थ और निहितार्थ हैं। खुद बदल जाओ। अनुकूलनशीलता। जीवन लगातार बदल रहा है। नई तकनीकें आ रही हैं, सामाजिक नॉर्म्स बदल रहे हैं और परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदल सकती हैं।
यदि आप खुद को इन परिवर्तनों के अनुसार ढाल लेते हैं तो आप प्रगति कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। विकास, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए बदलाव जरूरी है। नई चीजें सीखना, अपनी कमजोरियों पर काम करना और बेहतर बनने के लिए प्रयास करना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। नियंत्रण, जब आप खुद बदलने का निर्णय लेते हैं तो आपके पास प्रक्रिया पर कुछ हद तक नियंत्रण होता है। आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस दिशा में बदलना चाहते हैं और किस गति से। सकारात्मकता, सक्रिय रूप से बदलाव को अपनाने से आप अधिक सकारात्मक और सशक्त महसूस करते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार होने के बजाय अपने भविष्य को आकार देने में भागीदार बनते हैं। समय बदल देगा, अनिवार्यता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। परिवर्तन नेइज़बेजन है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। बाहरी कारक, जब समय बदलता है तो यह अक्सर बाहरी कारकों से प्रेरित होता है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। यह बदलाव आपके लिए सुखद या दुखद, फायदेमंद या नुकसानदायक हो सकता है। पीछे छूट जाना, यदि आप बदलाव का विरोध करते हैं और खुद को बदलने से इनकार करते हैं तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। आप अप्रासंगिक हो सकते हैं, अवसरों से चूक सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं। दर्दनाक हो सकता है, समय का बदलाव अक्सर दर्दनाक और मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको अपनी पुरानी आदतों, विचारों और जीवन शैली को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उदाहरण, तकनीक, यदि कोई व्यक्ति नई तकनीकों को सीखने से इनकार करता है तो समय उसे अप्रचलित बना देगा। वहीं जो लोग नई तकनीकों को सीखते हैं वे नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। करियर, यदि कोई व्यक्ति अपने कौशल को अपडेट नहीं करता है और बदलती नौकरी बाजार की मांगों के अनुसार खुद को नहीं ढालता है तो वह करियर में स्थिर या पीछे रह सकता है। संबंध, यदि लोग अपने रिश्तों में बदलाव और विकास को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके रिश्ते टूट सकते हैं। व्यक्तिगत विकास, यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करता है तो वह जीवन में बार बार समस्याओं का सामना करता रहेगा। निष्कर्ष, यह बुद्धिमानी है कि आप सक्रिय रूप से खुद को बदलें और विकास को अपनाएं। समय का परिवर्तन अक्सर अप्रत्याशित और कठोर हो सकता है। खुद को बदलकर आप परिवर्तनों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं, अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं और एक अधिक समृद्ध और सफल जीवन जी सकते हैं। यह एक चुनाव है, आप बदलाव के कर्ता बनना चाहते हैं या उसके शिकार। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सम्य खराब राजा की कहानी का सीधा अर्थ है सम्य बुरे राजा की कहानी। हालांकि खोज परिणामों के अनुसार सम्य शायद भारतीय कॉमेडियन समय रैना की ओर इशारा कर रहा है। खोज परिणाम बताते हैं कि समय रैना हाल ही में इंडियाज गॉट लेटेंट नामक एक शो से जुड़े विवाद के कारण खबरों में रहे हैं, जहां एक अतिथि द्वारा अनुचित टिप्पणी की गई थी। इसके कारण कानूनी मुद्दे और सार्वजनिक प्रतिक्रिया हुई, जिससे रैना को अपना भारत द्वारा रद्द करना पड़ा और उन्होंने व्यक्त किया कि उनका बुरा समय चल रहा है, शायद समय खराब चल रहा है मेरा। इसलिए सम्य नामक एक बुरे राजा की पारंपरिक कहानी के बजाय वर्तमान संदर्भ समय रैना द्वारा विवाद के कारण अपने करियर में एक कठिन दौर का सामना करने की ओर इशारा करता है। यदि आप इसी तरह के नाम वाले किसी बुरे राजा के बारे में कोई काल्पनिक कहानी ढूंढ रहे थे तो कृपया स्पष्ट करें और मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। आपकी पिछली पूछताछ के समान सम्य खराब रामू की कहानी का सीधा अर्थ है सम्य बुरे रामू की कहानी। हालांकि मेरे पास अभी भी सम्य नाम से जुड़े किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक बुरे राजा या व्यक्ति के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। यह संभव है कि सम्य एक काल्पनिक नाम हो या यह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हो जो व्यापक रूप से ज्ञात न हो। यदि आप एक काल्पनिक कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें सम्य नामक एक बुरा चरित्र रामू के बजाय, जैसा कि आपने अब पूछा है, शामिल है, तो कृपया मुझे बताएं और मैं आपके लिए एक कहानी बनाने की कोशिश करूंगा। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मुझे सम्य नामक एक बुरे गांव के मुखिया की कहानी सुनाइए। कृपया अपनी इच्छा स्पष्ट करें।
ताकि मैं आपको सबसे उपयुक्त कहानी सुना सकूं। आपकी पिछली पूछताछों से यह स्पष्ट होता है कि आप सम्य खराब वाक्यांश का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी के लिए कर रहे हैं जो बुरा या नकारात्मक हो। हालांकि जब आप गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो यह अवधारणा बिल्कुल विपरीत है। गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी प्रकार की नकारात्मकता, दुख और बुराई पर विजय प्राप्त की और दूसरों को भी ऐसा करने का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं करुणा, अहिंसा, सत्य और आत्मनियंत्रण पर आधारित हैं। उन्हें ज्ञानोदय प्राप्त हुआ और वे एक बुद्ध जागृत वन बन गए जिन्होंने दुनिया को शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसलिए सम्य खराब गौतम बुद्ध की कहानी कहना विरोधाभासी और अनुचित होगा। गौतम बुद्ध की कहानी बुराई की नहीं बल्कि अच्छाई, ज्ञान और करुणा की कहानी है। क्या आप गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानना चाहेंगे? मैं आपको उनकी कहानी सुना सकता हूं, जिसमें उनके जन्म, राजकुमार के रूप में उनका जीवन, सत्य की खोज में उनका त्याग, ज्ञानोदय की प्राप्ति और उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश शामिल हैं। यह निश्चित रूप से खराब कहानी नहीं होगी, बल्कि प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होगी।